हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ईएसआई चैप्टर 1। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम मे बी डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेसेस बाय इंटीग्रेशन। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो एक एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेसेस के फंक्शन को इंप्रूव करता है बाय इंटीग्रेशन। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना इसका काम होता है। दिस मीन्स क्लासिकली ऑफरिंग एन हाई क्वालिटी सर्विस डीलिंग विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग सम ह्यूज एंड पॉसिबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज। ऑल पार्ट्स ऑफ EIS शुड बी यूजेबल एट द ऑल लेवल ऑफ एन एंटरप्राइज एज अ रिलेवेंट। कि जितने भी लेवल्स होते हैं एक एंटरप्राइज में, उसमें एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? ये एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जैसे कि हमारे जो एंटरप्राइजेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो काफ़ी सारे बड़े बड़े होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जुड़े होते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाया जाएगा? फॉर एग्जांपल के लिए, जब हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो जब ऑर्डर प्लेस होता है तो एक एंटरप्राइज के पास जाता है, तो इसमें जो पैकिंग वगैरह का काम करते हैं, ऑर्डर को रिकॉर्ड करते हैं, बिल वगैरह प्लेस करते हैं, वो सारा काम करने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन लोगों को कितनी जल्दी क्विक इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती हैं कि कब किसको कैसे काम करना है? तो ये काम करता है हमारा एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। और उसको करने के लिए कई सारे बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। उन सभी टास्क के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम होता है। अब बिजनेस प्रोसेस इज एन एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटी दैट विल अकम्प्लिश द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेन गोल होता है एक एंटरप्राइजेस का, उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज या सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, उसे हम बिजनेस प्रोसेसेस कहते हैं। और इन बिजनेस प्रोसेसेस के बीच में जो डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम जो होता है वो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम का होता है। अब बेसिकली एक एंटरप्राइज के अंदर 3 तरह के मेन बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं। पहला होता है ऑपरेशनल प्रोसेस। ऑपरेशनल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो एक तरह की मेन एक्टिविटी होती है, कोर एक्टिविटी होती है एक बिजनेस की। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर एक शू एंटरप्राइजेस है, शू बनाती है, तो उसका मेन काम क्या है? शू बनाना, उनको सेल करना। तो ये काम जो करते हैं उसे ऑपरेशनल प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है सपोर्टिंग प्रोसेस। सपोर्टिंग प्रोसेस मेनली ये वो प्रोसेस होते हैं जो बैकवर्ड प्रोसेस होते हैं, मतलब ये एक तरह का सपोर्टिंग का काम करते हैं। जैसे एक एंटरप्राइज में वैसे मेन काम जैसे शू बनाना है, लेकिन उसमें अकाउंटिंग वगैरह करना, बिल वगैरह मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना, ये सारा क्या है? मेन एक्टिविटीज तो नहीं है, डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यू तो डिलीवर नहीं करती है, लेकिन ये मेन वर्क को जो ऑपरेशनल प्रोसेस है उनकी हेल्प करती है। तीसरा होता है मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करता है? मैनेज करने का काम करता है, प्लानिंग वगैरह करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, ये सारे काम करता है, मॉनिटर करता है जो मेन वर्क हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो मेन काम करना मैनेजमेंट प्रोसेस का काम होता है। अब बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है? ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है? ऑटोमेशन मतलब काम ऐसा जो खुद से हो, हमें ज्यादा ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत ना हो। तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है? अब BPA इज एन tactic of business usage to automate business process to operate efficiently and effectively। किसी भी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने से क्या होता है? हमारे जो काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होने लग जाते हैं, अपने आप होते हैं। क्योंकि जो कोई भी काम अपने आप हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, तो क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिव बढ़ेगी। क्योंकि ह्यूमन क्या होते हैं? ह्यूमन चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उनसे गलतियां तो होने की संभावना होती है, कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है। लेकिन जब ये काम मशीनों के द्वारा होता है ना, तो काम जो है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से होता है, बहुत जल्दी भी होता है और एफिशिएंटली होता है। एफिशिएंटली मतलब कोई गलती होने की संभावना नहीं हो सकती है। तो BPA के ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव है? हम क्यों BPA लेकर आए? क्यों ऑटोमेशन करें अपने बिजनेस प्रोसेस का? हम ह्यूमन एफर्ट से भी तो काम चला सकते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव पता ना होना जरूरी है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के कोई काम करना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेसी। सीक्रेसी होना जरूरी है कि अगर हम बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कर देते हैं, कोई काम अपने आप हो रहा है, तो वो सीक्रेट रहे, सीक्रेसी रहे, कोई भी आ करके अनऑथराइज पर्सन कोई डेटा को देख ना सके। तो इस तरह का पर्सन जिसके पास वो राइट है उन डेटा को देखने का, केवल और केवल वही पर्सन जो है, उसी पर्सन को वो डेटा अवेलेबल हो सके।
दूसरा पॉइंट होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कोई अनऑथोराइज अमेंडमेंट ना हो सके, ठीक है, कोई अनऑथोराइज पर्सन उसमें अमेंडमेंट ना कर सके, जो डेटा है रियल डेटा है उसमें ऑनेस्टी बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जब डेटा मांगा जाए तो हमें अवेलेबल हो जाए, जबकि मैनुअल वर्क में क्या होता है, फाइलें इधर से उधर रखी रहती हैं, जब लीगल प्रोसीडिंग वगैरह होती हैं तो जब उन फाइलों के बारे में, उन डॉक्यूमेंट के बारे में मांगा जाता है तो वो डॉक्यूमेंट इतनी आसानी से हमें फाइंड नहीं हो पाते। लेकिन अगर ये काम ऑटोमेटेड हो रहा है तो इसका मतलब है जब हम डेटा के लिए पूछा जाएगा तब वो डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। चौथा पॉइंट होता है हमारा टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मतलब टाइम पर जो भी डेटा हमें मांगा जाता है वो टाइमलीनेस अवेलेबल हो जाए, ये नहीं कि ज्यादा टाइम लगाए। तो ऑटोमेशन करने का यही तो फायदा हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, सीक्रेसी बनी रहनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी एंड टाइमलीनेस काम होना चाहिए। फिर आते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके। अब हम बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कर तो देंगे बट कुछ बेनिफिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। जब हम कोई भी काम ऑटोमेटेड कर देते हैं, जब कोई भी काम रेगुलरली आइडेंटिकली परफॉर्म होता है तो क्या होगा, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी आएगी। जब आप एक ही काम को बार बार करते हैं तो आपके अंदर भी तो क्वालिटी इंक्रीज होती है ना, और वो तो फिर भी मशीन है। जब एक मशीन आइडेंटिकल वर्क परफॉर्म करती है तो उसकी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, उसको पता चल जाता है, एक इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि काम किस तरीके से करना है। टाइम सेविंग, भाई ऑटोमेशन कर दिया, काम अपने आप हो रहा है तो ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मशीनें तो और जल्दी अच्छे से काम कर सकती है, तो टाइम की सेविंग तो बनती है। उसके बाद आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब ऑटोमेटेड प्रोसेस आर कंट्रोल एंड कंसिस्टेंटली ऑपरेट एक्यूरेटली। भाई एक्यूरेटली काम कर रहे हैं, वो मशीनों के द्वारा काम हो रहा है, ऑटोमेटेड हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो एक्यूरेट तो होगा ही ना, एक्यूरेसी तो बनी रहेगी, गलती होने की संभावना होगी ही नहीं। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, काम करने की जो क्षमता है वो भी क्या होगी, अफेक्टिवली वर्क करेगी, अच्छे से काम करेगी। ऑटोमेशन रिड्यूस द टाइम इट टेक्स टू अचीव द टास्क, यानी जो ऑटोमेशन होता है वो एक टास्क को अचीव करने में जो टाइम लगता है उसको मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। द राइट एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इट एंड द कॉस्ट कंप्लीशन इट सक्सेसफुली। जो कॉस्ट कंप्लीशन लगती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ जाती है। जब किसी भी काम को करने में टाइम जो है वो कम लगता है तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट, ऑटोमेशन नॉट ओनली इंश्योर सिस्टम रन स्मूथली एंड एफिशिएंटली बट एरर आर एलिमिनेटेड एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस आर कॉन्स्टेंटली लिवरेज्ड। मतलब इसके अंदर जो भी एरर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं, इसलिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। फिफ्थ पॉइंट इज गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी। गवर्नेंस मतलब द कंसिस्टेंसी ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेस मीन्स stakeholder can rely on the business process to operate and offer reliable process to customer and maintaining a competitive advantage। गवर्नेंस भी सही रहता है, स्टेक होल्डर भरोसा कर पाते हैं, रिलाई कर पाते हैं कि काम ऑटोमेटेड हो रहा है, कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो काम सही तरीके से हो रहा है और एरर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड तो टाइम कम करेगा ही ना। एलिमिनेट अननेसेसरी टास्क, जो भी जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक ह्यूमन वर्क करता है तो उसमें कई सारे अननेसेसरी वर्क भी होते हैं, जैसे अगर इंसान है तो पानी भी पिएगा, वो खाना भी खाएगा, मतलब ये जो अननेसेसरी वर्क्स होते हैं, ये टास्क परफॉर्म होते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं अगर काम मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिकली हो रहा है। एंड प्रोसेसेस स्टेप टू ऑप्टिमाइज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोडक्शन, सर्विस, बिलिंग, कलेक्शन, ये सारे काम ऑटोमेटिकली अपने आप होने लगते हैं बिना किसी देरी किए। दिस एडजस्टमेंट ऑफ प्रोसेस डिस्टाइल्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम। तो ये सारे जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, अननेसेसरी वर्क जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम अपने आप ही कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट तो रिड्यूस होगी ना भाई, एक ह्यूमन को जब लगाते हो, उसे एफर्ट करते हो, उसके चाय पानी के लिए, उसकी सैलरी वगैरह, इतनी सारी कॉस्ट लगती। लेकिन जब ये काम मशीनों के द्वारा हो रहा है तो बस हमें एक बार में लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद काम जो है वो आसानी से हो जाएगा और इतनी ज्यादा कॉस्ट हमें नहीं लगेगी। मैनुअल टास्क गिवन दैट दे आर परफॉर्म वन एट टाइम, क्योंकि एक मैनुअल एक जगह पे एक ही जगह अवेलेबल रह सकता है, हर जगह पे नहीं रह सकता। एंड एट लोअर रेट देन ऑटोमेटेड टास्क, और उसका जो रेट होता है काम करने का, क्षमता जो होती है वो लोअर होती है देन ऑटोमेटेड टास्क। विल कॉस्ट मोर, तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। ऑटोमेशन अलाउ एंड अकम्प्लिश मोर बाय यूटिलाइजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम हो सकता है इसके थ्रू। तो ये कुछ बेनिफिट थे इनके। अब आते हैं बीपीए को स्टेब्लिश करने के कुछ स्टेप्स पढ़ लेते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं बीपीए को इम्प्लीमेंट करने के।
बीपीए को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइन व्हाई वी नीड टू इंप्लीमेंट द बीपीए। देखो, हर एक चीज का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, बिना ऑब्जेक्टिव के कोई काम करने का मजा ही नहीं होता। मतलब क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं हम, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले ये जान लेना, ये डिफाइन कर लेना कि हमें बीपीए की जरूरत ही क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने एक बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि ह्यूमन एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं, हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, काम अफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है, लोग उस पर रिलाई नहीं कर पा रहे। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो कुछ भी हो, ये डिफाइन करना कि क्यों हम बीपीए को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर विच इट नीड टू कॉम्प्लाई विद। भाई देखो, सबसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कॉम्प्लाई करना पड़ता है। तो जो भी वो बीपीए अप्लाई करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये देखना कि जो बीपीए आप अप्लाई करोगे वो रेगुलेशंस के अंडर में होनी चाहिए। रेगुलेशन से बाहर जाते, स्कोप ऑफ लॉ से बाहर जाके आप कोई काम नहीं कर सकते। तो उन रूल्स को भी डिफाइन करना होता है। थर्ड पॉइंट इज डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट। उन प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट कर लेना, लिस्ट बना लेना कि कौन कौन से प्रोसेसेस को हमें ऑटोमेट करना है। सारे प्रोसेस को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, सारे प्रोसेस इस चीज के एलिजिबल नहीं होते हैं कि आप ऑटोमेट कर पाओ। फालतू में इतनी सारी कॉस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है, जिससे तो आपको एनालाइज भी करना होना चाहिए। तो उनके डॉक्यूमेंट कर लो जो आपको ऑटोमेट करने हैं। फोर्थ पॉइंट, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स टू अचीव द इम्प्लीमेंट बीपीए। उन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल को डिफाइन कर लो जो आप अचीव करने वाले हो बाय इम्प्लीमेंटिंग बीपीए। अब जो गोल्स होने चाहिए ना, वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब डिफाइन होना चाहिए, ये है तो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एम फॉर मेजरेबल, जो आपके गोल्स हैं वो मेजरेबल होना चाहिए, समय समय पे आप मेजर कर सके कि आपने कितना गोल जो है वो अचीव किया है। ए फॉर अटेनेबल, अटेनेबल भी होने चाहिए, ऐसा कोई गोल नहीं होना चाहिए जो अटेन ही नहीं कर सके आप, ठीक है, अटेनेबल होना चाहिए। आर फॉर रिलेवेंट, रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब उसकी रिलायबिलिटी, ये नहीं कि आपने ऐसा गोल बना लिया जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी, तो इट शुड बी अ रिलेवेंट। टी फॉर टाइम, आपके जो गोल हैं उसको अचीव करने का एक टाइम होना चाहिए कि जैसे 3 मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, आपको इतने टाइम में अचीव करना है। तो योर गोल्स आर डिफाइंड एंड योर गोल्स आर स्मार्ट। स्टेप फिफ्थ में होता है इंगेज बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। देखो, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट छोटा मोटा काम नहीं होता, इसमें आपको कई सारे प्रोफेशनल कंसल्टेंट की जरूरत होती है, तो उनको भी इंगेज करना पड़ता है। 6 पॉइंट में कैलकुलेट द आरओआई, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहले ये तो कंपेयर कर लो, अपना कॉस्ट एंड रेवेन्यू अपने कॉस्ट एंड रेवेन्यू को आपको डिटरमाइन करना है कि आप जो उन प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने वाले हो, इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, आपको फायदा भी होगा उससे कि आपकी कॉस्ट ही ज्यादा लग जाएगी। मान लो ठीक है, वो काम ऑटोमेट करने से आपको फायदा हो रहा है, लेकिन आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा लग गई है जितना तो काम भी नहीं था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करो कि आपको आपकी आरओआई कैसी है। स्टेप 7, डेवलप ऑफ बीपीए। आपको बीपीए डेवलप करना है, बीपीए डेवलप करना है। उसके बाद जब आप सारी चीजें एनालाइज कर लेते हो प्रॉपर्ली, उसके बाद बीपीए को डेवलप करो। उसके बाद टेस्ट भी करना होता है। एक बार ऑटोमेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, कंट्रोल करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है, मॉनिटर करते रहना है कि काम कर रहा है ये अच्छे से या नहीं। मतलब कोई जैसे हमने सोचा था अफेक्टिवली काम करेगा, एफिशिएंटली वर्क करेगा, क्या वो उस तरीके से कर रहा है या नहीं। तो ये 8 स्टेप आपको फॉलो करने